Hello all. Today we will discuss on the export procedure. Basically, export procedure is a part of international business or foreign trade. अब अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की इम्पोर्टेंस की, तो किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन ट्रेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। खासकर डेवलपिंग नेशन के लिए फॉरेन ट्रेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इनकी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। डेवलपिंग नेशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेवलपिंग नेशन की, कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है, या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, जिसकी वजह से जो कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंट्री की डिमांड होती है, उसको फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे इम्पोर्ट पे ही डिपेंड होना पड़ता है। तो इम्पोर्ट में डिपेंड होने की वजह से इनकी इकॉनमी पे, डेवलपिंग नेशन की इकॉनमी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें कि हमेशा अगर हम इंडिया के केस में ही बात करें या ऐसी कोई डेवलपिंग नेशन की बात करें, तो हमारा इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से मच हायर होता है, बहुत ज़्यादा होता है हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से। अब तो इम्पोर्ट करने के बाद होता क्या है कि इम्पोर्ट जो हम करेंगे, तो इम्पोर्ट करने के बाद उसका पेमेंट भी हमें करना है। तो पेमेंट करना है, यूएस डॉलर में पेमेंट करना है, तो वो यूएस डॉलर परचेज़ करने के लिए फिर जब हम एडिशनल यूएस डॉलर परचेज़ करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज में भी फ्लक्चुएशंस आते हैं। मतलब हमारा जो करेंसी का जो रेट है उसमें भी चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात कह सकते हैं कि $1 हमने परचेज़ किया 65 रुपीज़ में, लेकिन अगला जब डॉलर हम परचेज़ करने के लिए जाएंगे, अगर हमने डिमांड बढ़ा दी डॉलर की, तो वही डॉलर जो हमको 65 रुपीज़ में मिलता था वो 70 रुपीज़ में मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमारी मनी की जो परचेजिंग पावर है वो लो हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, इम्पोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसीलिए जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को और करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए तो क्या करती हैं कि अपने जो ये लोकल एक्सपोर्टर होते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको मोटिवेट करती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करें और उसके साथ साथ उसको एक्सपोर्ट भी करें। एक्सपोर्ट करने से उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि फॉरेन करेंसी भी हमारे पास आएगी, और जो इसका जो करंट अकाउंट का जो डिसबैलेंस है उसको भी कहीं ना कहीं कवर अप किया जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जिससे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मोटिवेट किया जाए, इन्हांस किया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस अवेलेबल कराता है, इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स को जो इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं फाइनेंस अवेलेबल कराता है, उनको गाइडलाइन देता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, ईसीजीसी हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए हैं कि जिससे वो ईजिली एक्सपोर्ट कर सके जो हमारा एक्सपोर्टर है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स को भी फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली आज हमारा जो जो टॉपिक है वो हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर को देखेंगे कि वो कैसे एक्सपोर्ट को कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप हैं जिसको फॉलो करके हम एक्सपोर्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, बेसिकली एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो होता है वो बात करता है कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कंट्रीज़ के बीच में जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है इंपोर्टर कंट्री का, एक्सपोर्टर कंट्री का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का, और बहुत सारे लीगल और इस तरीके से रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम बात करते हैं। और यहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन हम फॉलो करेंगे कि जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट ईजिली हो सके दूसरी कंट्री से। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्साइज क्लियरेंस है, फॉरेन एक्सचेंज है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, इस तरीके के एंड एक्सेट्रा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम इस पे हम डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड ये है कि स्टेप्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब स्टेप में सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा आता है प्रीलिमिनरी स्टेप और बेसिक स्टेप जिसे कहते हैं। अब इसके बारे में हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएगी फॉर्म्स, या कैसे आईईसी नंबर क्या होता है, इसमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कंफर्म ऑर्डर में भी हम इस पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑर्डर कंफर्म करेंगे। इंक्वायरी, इसमें बेसिकली इंक्वायरी क्या होती है, ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे, और ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे कि जो दो कंट्रीज़ के आपस में बीच में हुआ है। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के बारे में भी अब हम डिटेल स्टडी करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा, फोर्थ स्टेप हमारा शिपमेंट। इस तरीके से हम शिप में अपने जो कार्गो है या अपने प्रोडक्ट को जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं किस तरीके से शिप में लेके जाएंगे, और कौन कौन से उसके लिए डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे शिप में, फॉलो करेंगे। अगला है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हम यहाँ पे टोटल जो हमारे एक्सपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं, उन कितने तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे।
एंड लास्ट इज एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो एक्सपोर्टर को उसको इंसेंटिव, सॉरी, एक्सपोर्ट किस तरीके से उसको इंसेंटिव्स हमको एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज पे या बेसिक स्टेज में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आईईसी नंबर। आईईसी नंबर का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड। बेसिकली इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कोड एक कोड होता है जो प्रोवाइड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, जो सारे एक्सपोर्टर्स को लेना ज़रूरी होता है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो जब तक आपने आईईसी नंबर नहीं लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से वो प्रोवाइड कराती है, जब आपको वो प्रोवाइड करा देगी मिनिस्ट्री ऑफ जो है कॉमर्स, तब आप ऑथराइज डीलर हो जाएंगे कि आप कहीं भी किसी भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट बिजनेस अपना आप कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके का ये हमारा नंबर होता है जो आइडेंटिफाई, इस तरीके से इसका एक प्रोफार्मा होता है। अगर हम प्रोफार्मा भी हमने यहाँ पर डाउनलोड किया है, अपलोड किया, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस तरीके से एक प्रोफार्मा के साथ ही आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड देती है, जिसके बिना जिसके ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नहीं होगा तो आप कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर सकते हैं, कहीं पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। देन अगेन मेंबरशिप में हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो उसको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने मेंबर्स को गाइडलाइन देती हैं और मेंबर को बताती हैं कि किस तरीके से उनको एक्सपोर्ट करना है, कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स उनको पूरे करने हैं, किस कंट्री से एक्सपोर्ट करना बेटर होगा। जैसे हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे इस तरीके के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इंडियन ट्रेड प्रमोशन काउंसिल है, इस तरीके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसकी हमको मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। अगर हम मेंबरशिप लेंगे तो फिर हमको एक्सपोर्ट्स के बारे में, एक्सपोर्ट करने के बारे में हमको प्रॉपर गाइडलाइन भी मिलेगी किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, और प्रॉपर हमको असिस्टेंस भी उसके लिए मिलता रहेगा। तीसरी चीज़ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो भी हमारी एक्सपोर्ट जो फर्म्स हैं उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, अलग अलग अथॉरिटीज़ से रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से रजिस्टर हो, सेल्स टैक्स से, और इस तरीके से कस्टम ड्यूटी वगैरह जो उसको पेमेंट करना है उसका एक रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए जिसके बेस पे वो ऑथराइज डीलर कहा जा सके। तो ये बेसिकली जो हमारा प्री स्टेज था, जो अभी हमने अभी एक्सपोर्ट शुरू नहीं किया है, एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले ये स्टेज हमको फॉलो करना है। हम आ जाते हैं अब हमारा यहाँ पे हम ऑर्डर की बात करते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर पे हम क्या बात करेंगे कि हमने वहाँ पे सारी चीज़ें कंफर्मेशन कर ली हैं, हमारा बेसिक स्टेप पूरा हो चुका है। बेसिक स्टेप का मतलब ये हो गया कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, हमारे पास आईएसी नंबर भी है, हमारे पास मेंबरशिप भी है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना ट्रांजैक्शन या बिजनेस शुरू करेंगे। तो बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले जो होगा आप कन्फर्म ऑर्डर करेंगे। कन्फर्म ऑर्डर में बेसिकली हम बात क्या करते हैं कि ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर अब वो हमारे पास ऑफ़र आ सकता है या हम किसी को ऑफ़र दें और उसको ऑर्डर हम लेंगे। ऑर्डर लेने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास ऑफ़र आया है या आपने किसी को ऑफ़र दिया तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोफार्मा इनवॉइस उसको सेंड करेंगे। जो हमारा इंपोर्टर होगा, एक्सपोर्टर क्या करेगा, ये एक्सपोर्टर बनाएगा प्रोफार्मा इनवॉइस, उसको सेंड करेगा। प्रोफार्मा इनवॉइस में बायर का क्या नेम है, गुड्स के क्या डिस्क्रिप्शन है, क्वालिटी है, नंबर ऑफ़ गुड्स है, यूनिट्स हैं, क्या क्या उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड्स की, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल लिखना है। और पर यूनिट प्राइस आप कितना उस पर एक तरीके का कोटेशन प्राइस होता है। ये कोटेशन जिस तरीके से दिया जाता है, प्रोफार्मा इनवॉइस एक तरीके का आप कह सकते हैं कि कोटेशन प्राइस होता है, कि जो एक्सपोर्टर क्या करता है, इंपोर्टर को अवेलेबल कराता है कि उसको कैसे अपन कितने में उसको कौन सा प्रोडक्ट वो कितने में देगा, कैसा प्रोडक्ट होगा, इन सारी चीज़ों को इस पर डिटेल बातें लिखी होती है। अब कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट भी ज़रूरी है। जब यहाँ पे जब प्रोफार्मा इनवॉइस क्लियर हो गया तो वहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोफार्मा इनवॉइस में ही कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट भी लिखनी है। अब कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये जो इनवॉइस प्रोवाइड करा रहा है उसकी वैलिडिटी कितने दिन होगी, अगर क्लेशन जो क्लॉजेज है, इस क्लॉज का मतलब ये होता है, इस क्लॉज का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है बीच में, अगर आपने बिजनेस करने के बीच में अगर उसके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए लेदर का आपने यहाँ पे कोई लेदर का बिजनेस करते हैं और आपने किसी को इनवाइस दिया है लेदर को गुड्स कोई बनाने का। अब जब आपने काम करना शुरू किया लेदर का, जो आपको ऑर्डर मिल गया, आपने काम करना शुरू किया, तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि उसी बीच
पीरियड में उसका आपके जो लेदर का जो रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो अब इसमें क्लियर इस क्लॉज में लिखा जाएगा कि अगर ऐसा प्राइस किसी चीज़ का या जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे तय हो जाएगी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें, डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा, डिलीवरी शेड्यूल का मतलब कब कितने दिनों में डिलीवरी मिलेगी, किस तरीके से डिलीवरी लेना है, एक साथ डिलीवरी लेगा या पार्ट में डिलीवरी लेगा, डिलीवरी मोड क्या होगा, प्राइसिंग मोड क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में उसको पूरी तरीके से कोटेशन किस तरीके से, फाइनल कोटेशन कैसा बनेगा, कहाँ पे गुड्स को डिलीवर करना है, कहाँ पे उसका डेस्टिनेशन होगा, ये सारी चीज़ें इसमें भी क्लियर होगा। और इंस्पेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इंपोर्टर की होगी या एक्सपोर्टर की होगी, तो या अथॉरिटी जो हमारी इंस्पेक्शन कर रही है तो उसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो किस अथॉरिटी से हम अपने आप के जो गुड्स को भेज रहे हैं उसकी क्वालिटी चेकअप या उसकी क्वांटिटी चेकअप या जो भी उसमें देखना हो, जो भी गुड्स में जो प्रॉपर अथॉरिटी, हम उसके बारे में भी यहाँ लिखेंगे कौन सी अथॉरिटी उसको इंस्पेक्शन करेगी जो आपके पास, जिससे कि इम्पोर्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ फला जो है अथॉरिटी इसने इस प्रोडक्ट का क्या किया, इंस्पेक्शन करके रिस्पॉन्स भेजा है, तो जिससे उसकी प्रोडक्ट के जो लिए है वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पे हम पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे, कैसा कंडीशन होगा पेमेंट का, क्या मोड होगा पेमेंट का, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेटर ऑफ एक्सचेंज होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट होगा, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस पूरा करेंगे और पूरा क्लियर करेंगे कि कौन सा तरीका होगा। कन्फर्म ऑर्डर, अब कन्फर्म ऑर्डर में क्या करना है कि कन्फर्म ऑर्डर में इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद, इनवाइस का सब क्लियर होने के बाद, बायर को क्या करना है, एक ऑर्डर को कंफर्म करना है। जो इन्होंने प्रोफार्मा इनवाइस यहाँ पे सेंड की है एक्सपोर्टर ने, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, अगर उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उससे बायर एक्सपोर्टर से वो बिजनेस करना चाहते हैं, दोनों इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, तो ये जो है कन्फर्म ऑर्डर कौन प्रोवाइड कराएगा, ये इम्पोर्टर प्रोवाइड कराएगा। इम्पोर्टर प्रोवाइड कराएगा, एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कराएगा और वो एक्सेप्ट करेगा जो उसने प्रोफार्मा इनवाइस दिया है कि मुझे जो भी चीज़ें आपने जो अपना शेड्यूल दिया है, इनवाइस दिया है, मुझे उसको इतने प्राइस पे या ऐसे ऐसे प्रोडक्ट या इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमने एक्सेप्ट किया है। तो अब जब ये अल्टीमेटली जब ये एक्सेप्टेंस हो जाएगा तब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब आपको एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो ये एक तरीके का कंफर्मेशन लेटर होता है या ऑर्डर लेटर आप इसे कह सकते हैं। ऑर्डर लेटर होता है कि जो इम्पोर्टर प्रोवाइड कराता है एक्सपोर्टर को कि हाँ अब आप हमको एक्सपोर्ट करिए इस प्रोडक्ट का। एक्सपोर्ट लाइसेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज बिना एक्सपोर्ट लाइसेंस की बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको बेसिकली उनका एक्सपोर्ट करने के लिए अलग तरीके का ही लाइसेंस ज़रूरी है। मान लिया आपको केमिकल का किसी का एक्सपोर्ट करना है या कोई ऐसी नेचुरल जो गुड्स होती हैं जो कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ उसको मना करती हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर मान लिया ऐसे भी प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट में बिजनेस में हैं तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए कि जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका प्रॉपर एक अलग से लाइसेंस आईसी और उसके अलावा भी एक अलग से लाइसेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको एक्सपोर्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं प्रोफार्मा इनवाइस का। एक हमारे पास प्रोफार्मा भी है, इसमें क्या क्या होता है प्रोफार्मा इनवाइस में। अल्टीमेटली जैसे नॉर्मल इनवाइस होता है, पर्टिकुलर लिख दिया गया, लिवली क्या है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, टोटल अमाउंट वगैरह ये एक्सेट्रा ये चीज़ें इसमें लिखी होती है, नेम ऑफ बायर, ये एक प्रोफार्मा है। अब नेक्स्ट सेट में आते हैं हम प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स। अब प्रोक्योरमेंट में हम बात करते हैं कि अब जो स्पेसिफिक इनवाइस दी गई है उसको अब प्रोडक्ट जो इनवाइस हमने दी थी और एक्सेप्टेंस किया, अब हम प्रोडक्ट का काम करना शुरू करेंगे। प्रोडक्शन कर लिया अब हमने, अब हमको उसका प्रोक्योरमेंट या उसकी तैयारी करनी है, आप इतना समझ सकते हैं, गुड्स को भेजने की या गुड्स को अब एक्सपोर्ट करने की, उसको डिलीवर करने की तैयारी करनी है। तो डिलीवर करने की तैयारी में जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आएगा पैकिंग एंड मार्किंग। अब पैकिंग एंड मार्किंग क्या करना है, पैकिंग जिस तरीके से प्रोडक्ट की करते हैं नॉर्मली जैसे हमको मिलता है, ज़रूरी नहीं कि इंटरनेशनल ट्रेड में करने में, एक्सपोर्ट बिजनेस में उस तरीके की पैकिंग नहीं होती है। अब ये पैकिंग वरी करता है, मार्किंग वरी करता है कंट्री टू कंट्री। अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके की पैकिंग में अपने प्रोडक्ट को मांगती है, कोई कंटेनर में मांगता है, कोई बॉक्सेस में मांगता है, और उनकी मार्किंग भी अलग अलग तरीके से होती है। उनकी एक बॉडीज़ होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि वो एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग कोड होता है। हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग कोड होता है। जैसे यूएस का अपना कोड है, यूके का अपना ब्रिटिश स्टैंडर्ड पैकेजिंग कोड है, यूएस स्टैंडर्ड पैकेजिंग कोड है। तो अब वो एक्सपोर्टर को वो पहले से बताया जाएगा
कि उसको किस तरीके से, तो वो उसी हिसाब से पैकिंग करेगा उस प्रोडक्ट की और उसी हिसाब से उस पर मार्किंग करेगा। उसको जो भी मार्किंग करनी है किस तरीके से, वो इम्पोर्टर या उसकी कंट्री के हिसाब से काम करेगा या इम्पोर्टर की एडवाइस के हिसाब से काम करेगा, किस हिसाब से उसको पैकिंग करना है। देन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करना है। अब आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, आपने पैकिंग और मार्किंग भी कर लिया है, अब पैकिंग और मार्किंग की भी प्रिपरेशन कर ली है। अब आपको क्या करना है कि उसको शिप में डालने से पहले उस पर इंस्पेक्शन आपको करना है। और इंस्पेक्शन क्या कराना है आपको, किसी भी एक अथॉरिटी से अपने प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करवाना है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कहते हैं। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल होते हैं, बहुत सारे काउंसिल होते हैं जो इसको, और अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो आपको शिप में डालने से पहले या आपको प्रोडक्ट को छोड़ने से पहले उस पर आपको इंस्पेक्शन करके उस पर एक सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल कराएंगे कि आपके प्रोडक्ट का प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन हो चुका है, अब ये रेडी है मूव करने के लिए। देन एक्साइज ड्यूटी रिबेट। एक्साइज ड्यूटी रिबेट में अगर हम बात करें तो एक्साइज ड्यूटी रिबेट में बेसिकली ये होता है कि कौन कौन से हमको रिबेट्स एक्साइज ड्यूटी के मिलेंगे, इस पर भी हमको यहाँ पे प्रिक्रूटमेंट में दिया जाता है। उसमें अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे जीपी फॉर्म 1 है, एआर फॉर्म 1 है, इस तरीके के कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू हमको वो रिबेट या सब्सिडीज हमको मिलती है। तो ये हमारा प्रोडक्ट का प्रिपरेशन क्लियर हो गया कि हमने अपने प्रोडक्ट को तैयार कर लिया, पैकिंग भी कर ली है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन भी कर लिया, एक्साइज के भी सारे उसको सब चेक कर लिया, जो उनका रिबेट्स वगैरह लेना है, जो फॉर्म को क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं शिपमेंट। अब हम उसको शिप पे ले जाने के लिए तैयारी करें, अब उसको जो भी शिप पे ले जाना हो। अब शिपमेंट इसमें यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि मोस्ट ऑफ द जो फॉरेन ट्रेड होता है वो शिप के थ्रू होता है, बड़ी बड़ी शिप के थ्रू होता है, लेकिन बाई एयर भी हो सकता है एंड बाई रोड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस कंट्री से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम नेबर कंट्री से कर रहे हैं तो हो सकता है बाई एयर हो जाए या बाई रोड भी हो सकता है, हाँ, लेकिन बाई ट्रेन भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे शिपमेंट की बात करते हैं नॉर्मली। अब शिपमेंट में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो कस्टम क्लियरनेस की बात होती है। अभी हम लोगों ने कस्टम के सारा वो एक्साइज का तैयार कर लिया, सबसे पहले कस्टम क्लियरनेस की बात होती है। कस्टम डिपार्टमेंट पहले क्लियर करेगा आपके प्रोडक्ट का। अब कस्टम डिपार्टमेंट क्या क्या आपका देखा है, सबसे पहले देखेगा प्रोफार्मा इनवाइस। अब आपको कस्टम डिपार्टमेंट को दिखाना है प्रोफार्मा अपना इनवाइस दिखाना है कि जो प्रोफार्मा इनवाइस है ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों आपको दिखाना है, क्योंकि ओरिजिनल भी दिखाना है, डुप्लीकेट। अब उसमें प्रोफार्मा इनवाइस एक तो आपने उसको जो दिया है इम्पोर्टर को, और दूसरा इम्पोर्टर ने जो आपको रिसीव करके दिया वो आपको दिखाना है कि प्रॉपर कि हाँ हमारा एग्रीमेंट है, ये हो चुका है। दूसरा फॉर्म होता है GR1 फॉर्म। GR1 फॉर्म बेसिकली जो होता है ये एक्सचेंज कंट्रोल का फॉर्म होता है, क्योंकि आप जब बाहर से कोई ट्रेड करेंगे तो आप अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज अपने पास लेके आएंगे। तो ये जो होता है ये बैंकिंग सिस्टम, या आप कह सकते हैं कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट होती है ये फॉर्म की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। ये एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज कैसे कन्वर्ट होगा पैसा हमारा डॉलर से रुपीज़ में, ये उस तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो बैंकिंग सिस्टम का रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। ठीक, दूसरा AR4 फॉर्म है जो भी हमने पहले डिस्कस किया। एक्सपोर्ट लाइसेंस को भी आपको शो करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट लाइसेंस कि आप मान लीजिए आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जो मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि कुछ प्रॉपर लोगों को ही वो एक्सपोर्ट कर सकता है, तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट लाइसेंस भी आपको शो करना पड़ेगा कस्टम डिपार्टमेंट के पास। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑर्डर, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रॉपर इम्पोर्टर से और जो ऑर्डर आपके पास आया था उसको भी आपको क्लियर करना है, उसको आपको शो करना है। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, जो आपने इंस्पेक्शन करवाया है, प्री इंस्पेक्शन जो आपने अथॉरिटी से प्रॉपर अथॉरिटी से कराया है, वो प्रॉपर अथॉरिटी आपको एक लेटर प्रोवाइड करेगी, तो आपको वहाँ पे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन भी आपको करवाना है प्रॉपर अथॉरिटी से। उसके बाद यहाँ पे हम शिपिंग बिल की भी बात करते हैं। शिपिंग बिल का मतलब जो हम प्रोडक्ट अपना शिप में ले जा रहे हैं तो वहाँ पे जिस भी प्रॉपर शिपिंग कंपनी से हमने कांटेक्ट किया है अपने प्रोडक्ट को ले जाने के लिए, अपने सामान को ले जाने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट देती है जिसमें नेम ऑफ द एक्सपोर्टर, शिपर, IC नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ पैकेज एंड मार्किंग, अमाउंट ऑफ, ये सारी चीज़ें इसमें शो की जाती हैं। तो वो शिपमेंट बिल भी आपको उनको दिखाना है। एंड लास्ट में आपको कस्टम डिपार्टमेंट को क्या दिखाना है, पैकेजिंग लिस्ट भी आपको कस्टम डिपार्टमेंट को दिखाना है कि टोटल जो पैकेजिंग लिस्ट है वो आप उनको कस्टम डिपार्टमेंट को दिखाएं कि हमने इतने प्रोडक्ट हैं हमारे पास और हमने इस तरीके से इसको पैकेजिंग किया है। ठीक, नेक्स्ट कार्टिंग ऑर्डर। जब
क्या हो गया कि हमारी शिपमेंट, जो हमारा ये कस्टम डिपार्टमेंट से सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और उसके बाद जब कस्टम डिपार्टमेंट ने इसको आपको ये कर दिया कि हाँ अभी ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको क्लियर कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको पास कर दिया, देन नंबर आता है कार्टिंग ऑर्डर का। कार्टिंग ऑर्डर एक टेक्निकल वर्ड है शिपमेंट कंपनी का। कार्टिंग ऑर्डर में होता क्या है, कार्टिंग ऑर्डर में ये जो कस्टम क्लियरेंस की रिपोर्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कस्टम जो वहाँ का पोर्ट ट्रस्ट का जो पोर्ट का जो सुप्रिटेंडेंट है, आपको उसको बताना पड़ेगा कि हाँ हमारा कस्टम क्लियर हो गया। कस्टम क्लियर होने के बाद क्या होगा कि वो जो जो अथॉरिटी होगी, जो आपकी शिपमेंट अथॉरिटी होगी, जो वहाँ का सुप्रिटेंडेंट होगा, वो इसको बेस पे एक ऑर्डर इशू करेगा जिसको कार्टिंग ऑर्डर कहते हैं। कार्टिंग ऑर्डर में होगा अल्टीमेटली क्या कि वो आपको अलाउ कर देगा कि आप अपने प्रोडक्ट को अब यहाँ पे आप अपने पोर्ट पे ला सकते हैं। अब पोर्ट पे लाने के लिए वो तैयार है आपका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वो इस चीज़ों को फिजिकली आप वहाँ पे पोर्ट पे ले आइए, उसका ये ऑर्डर इशू करे। देन कार्टिंग ऑर्डर के बाद जो है अगला आएगा कार्गो एट डॉक। तो कार्गो एट डॉक पे क्या होगा, कार्गो एट डॉक पे अभी यहाँ पे जो कस्टम डिपार्टमेंट ने आपको सब क्लियर किया है, कस्टम डिपार्टमेंट यहाँ पर आएगा, क्या करेगा, यहाँ पे उसको फिजिकली चेक भी कर देगा कार्गो एट डॉक पे। इसको आप कह सकते हैं कस्टम एग्जामिनेशन भी होगा कि जो आपने यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल कराए हैं, पैकेजिंग लिस्ट दी है, शिपिंग का बिल दिया है जिसमें आपने नंबर ऑफ आपके कंटेनर और वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की सारी चीज़ें लिखी हैं, तो ये कार्गो एट डॉक मतलब कस्टम एग्जामिनेशन होगा जिसमें वो आके आपको देखेगा, फिजिकली चेक करेगा। वहाँ का जो आपका असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम होगा वो आके देखेगा, फिजिकली उसको चेक करने के बाद उस पर स्टैंप लगा देगा, जो वो सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। अब मतलब ये है कि अब आपका जो कार्गो है वो सेटिस्फैक्ट्री हो गया, वो कहीं पे उसको कोई किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी के आगे ज़रूरत नहीं। कार्गो एट शिप होने के बाद लेट शिप। लेट शिप का मतलब ये हो गया कि अब आपका जो है सामान जो है तैयार हो गया, उस सामान को आपका जो कार्गो है उसको लोड किया जाने लगेगा शिप पे। तो शिप पे जब लोड करने के बाद जो उसको इस टर्म्स को क्या कहते हैं, शिप पे लोड करने को सामान को लेट शिप कहते हैं। देन मेट रिसिप, जब आपका सामान जो है लोड हो जाएगा, जो आपका शिप पे सारा सामान लोड हो जाएगा, आपका कंटेनर सारा शिप पे लोड हो गया, तो शिप का कैप्टन क्या करेगा, लोड होने के बाद एक मेट रिसिप्ट अवेलेबल कराएगा, जो पोर्ट का सुप्रिटेंडेंट होगा उसको वो मेट रिसिप्ट अवेलेबल कराएगा और उसको इन्फॉर्म करेगा कि जितना भी सामान था वो सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, लोड हो गई हैं। तो इसको ऐसे रिसिप्ट को क्या कहेंगे, मेट रिसिप्ट कहेंगे। अब नेट रिसीव के बेस पे क्या होगा कि पोर्ट ट्रस्ट अपने ड्यूज़ को बनाएगा कि जो उनका ड्यूज़ है, ड्यूज़ का मतलब कि उनके जो फ्रेट कितना है, किस तरीके से क्या फ्रेट था, क्या लोडिंग का चार्जेस है, क्या अनलोडिंग का चार्जेस होगा, वो सारे चार्जेस लिख के वो एक पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज़ बनाएगा। देन वो पोर्ट ट्रस्ट ड्यू बनाने के बाद जो एक्सपोर्टर को होगा वो बिल ऑफ लैंडिंग दे देगा कि आपको बिल ऑफ लैंडिंग बेसिकली जो फ्रेट बिल होगा, इसको कहेंगे फ्रेट बिल, कि आपको कितने टोटल पेमेंट फ्रेट के लिए करना है, उसका एक बिल उसको बना के दे देगा। तो ये इतनी बातें शिपमेंट में हमारी पूरी क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, हम यहाँ टोटल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि जो भी इम्पोर्ट में एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट बिजनेस में लगता है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट बिजनेस में जो डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो दो तरीके के हमारे बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पहला कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, दूसरा रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है। अब जो हमारे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स को है उनको दो फॉर्म में डिवाइड किया गया, एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और दूसरा एग्ज़िक्यूटिव डॉक्यूमेंट होते हैं, और तीसरा है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। ठीक, तो हम इसको डिटेल स्टडी आगे देखते। सबसे पहले कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं और इसमें भी प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट देंगे। सबसे पहली चीज़ है कमर्शियल इनवाइस। अगर हम कमर्शियल इनवाइस की बात करें तो कमर्शियल इनवाइस, और एक अभी हम लोगों ने इनवाइस और देखी थी जिसको क्या कहते थे, प्रोफार्मा इनवाइस कहते थे। कमर्शियल इनवाइस और प्रोफार्मा इनवाइस में बस फ़र्क इतना होता है कि प्रोफार्मा इनवाइस जो होता है वो एक ऑर्डर का रिसिप्ट होता है, और ऑर्डर जो आपने ऑर्डर लिया है उसका एक रिसिप्ट होगा। लेकिन कमर्शियल इनवाइस जो होता है ये एक्सपोर्टर जो है इसको प्रिपेयर करता है, और ये एक तरीके का ये बिल होता है। इसको क्या कहते हैं, बिल होता है। आपको जो पेमेंट लेने का एक पेमेंट बिल होता है कि आपको कितना पेमेंट करना है। वहाँ पे आपका ऑर्डर का बिल हो जाएगा, यहाँ पे पेमेंट का बिल हो जाएगा। इसमें बहुत ये एक्सपोर्टर बनाएगा, और ट्रांजेक्शन्स कितने का हुआ, कैसे हुआ, इसमें भी वही सारे टर्म्स एंड कंडीशन, जितने भी सेल्स से टर्म्स और कंडीशन है, पेमेंट टर्म्स हैं, कौन से बैंक है, और शिपिंग बिल की शिपिंग, पहले वहाँ पे हमने शिपिंग बिल वगैरह नहीं, कमर्शियल प्रोफार्मा इनवाइस में हमने शिपिंग बिल वगैरह के बारे में नहीं लिखा, लेकिन यहाँ प्रोफार्मा इनवाइस में हमने नहीं लिखा था, लेकिन कमर्शियल इनवाइस में हम शिपिंग बिल और अपने जितने भी उसमें कस्टम क्लियरेंस और कस्टम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट
और जो उन्होंने इंस्पेक्शन किया उसकी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें पूरी डिटेल लिखी होंगी कमर्शियल इनवाइस में, ठीक है। देन पैकेजिंग लिस्ट, यहाँ पे एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है पैकेजिंग लिस्ट, जो प्रॉपर पैकेजिंग लिस्ट भी लगी होगी, जो इंटरनेशनल फॉर्मेट के हिसाब से होगी कि क्या क्या किस तरीके से पैक किया गया है। बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ लैंडिंग के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फ्रेट का बिल होगा बेसिकली, जो शिपमेंट कंपनी प्रोवाइड कराएगी। सर्टिफिकेट ऑफ लैंडिंग, ये सर्टिफिकेट ऑफ लैंडिंग या जिसको आप मेट रिसिप्ट भी कह सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट एक्सचेंज आपको प्रोवाइड कराएगी जो लैंडिंग हो गई है। बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करें तो ये एक्सपोर्टर जो है क्या करेगा, वो बिल लिखेगा किसके नाम से, इंपोर्टर के नाम से। उसमें ये कंडीशन लिखी होगी किस तरीके से उसका पेमेंट करना है। एक तरीके का ये पेमेंट बिल होता है, इसमें वैलिडिटी लिखी होगी कितने दिन के अंदर पेमेंट होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली कि वो बिल एक तरीके का लेटर देगा, वो जो बिल होगा। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि जब हमारा जो शिप में जो हम लोड करेंगे अपने प्रोडक्ट को या अपने जो कंटेनर को, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, अपने कंटेनर का एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर के बिहाफ पे भी हो सकता है, इंपोर्टर के बिहाफ पे भी हो सकता है, ये उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा, इनको इंश्योरेंस करवाएगा उसका उस सर्टिफिकेट। देन फिर अगर लग्जरी डॉक्यूमेंट में देखें, प्रोफार्मा इनवाइस के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन है, इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं। बैंक मेट रिसिप्ट है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। और अभी मेट रिसिप्ट वही है जिस पे जो लोड करने का सर्टिफिकेट होगा। लेटर ऑफ बैंक कलेक्शन, कि बैंक से जो कलेक्शन हो गया है, जो पेमेंट कलेक्शन होगा या किस बैंक से कलेक्शन करना है, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा होगा। अब रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट में आ जाएँ तो ARI फॉर्म होगा, ये एक्साइज का फॉर्म होगा बेसिकली, तो इसको भी इसमें अपने पास रखना है। बिल ऑफ एक्सपोर्ट, कस्टम को शो करने के लिए बिल ऑफ एक्सपोर्ट ये कस्टम डिपार्टमेंट इशू करेगा, जो आप बिल ऑफ एक्सपोर्ट। डॉक चालान, डॉक चालान भी एक तरीके का जो चालान होता है कि आप वही कह सकते हैं कि जो पेमेंट करने के लिए एक चालान होता है डॉक का, तो यहाँ पे उसके डॉक चालान के बारे में भी हमको, ये भी हमारा डॉक्यूमेंट है। जीआर फॉर्म के बारे में हमने बताया था, ये एक्सचेंज कंट्रोल का फॉर्म होता है, तो इसको भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेट पेमेंट सर्टिफिकेट, जो आपने फ्रेट पेमेंट किया उसका भी सर्टिफिकेट, ये रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स में आता है। इंश्योरेंस प्रीमियम सर्टिफिकेट, जो आपने इंश्योरेंस करवाया है उस अपने प्रोडक्ट का, या जो अपने कंटेनर वगैरह का, उसका जो प्रीमियम का सर्टिफिकेट उसको अपने पास आपको रखना है। अब एक्सपोर्ट इनिशिएटिव पे आ जाते हैं। एक्सपोर्ट इनिशिएटिव पे आ जाएंगे तो एक्सपोर्ट इनिशिएटिव में सबसे पहले है ड्यूटी ड्रॉबैक। अब ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या करेगा, एक्सपोर्टर इज एलिजिबल टू गेट बैक द एक्साइज ड्यूटी एंड सेंट्रल एक्साइज पेड ऑन द ऑल रॉ मटेरियल कंपोनेंट ऑफ द यूज बाय द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टर अंडर दिस स्कीम। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट ने उसको स्कीम दी हुई है, जैसे हमने पहले बताया कि एक्सपोर्टर को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके की स्कीम भी देती है कि जिससे एक्सपोर्टर मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, तो बाद में उसको क्या होता है कि जितना वो जिन्हें एक्साइज ड्यूटी वगैरह पेमेंट की है तो उसको बैक किया जाता है अलग अलग उस पर पूरा। अब वो डिपेंड करता है कि कैसा प्रोडक्ट उसने एक्सपोर्ट किया है और कैसे कैसा उस पर किस प्रोडक्ट पे और रॉ मटेरियल पे कितनी थी, तो यहाँ पे बेसिकली उसको एक्साइज ड्यूटी को रिफंड किया जाता है, ये बात इसमें। देन तो स्टूडेंट, ये जो है पूरी तरीके से हमने इस पर डिस्कस किया है कि किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, क्या उसके जो है फीचर्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये स्टेप्स कैसे पूरा होगा हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का, खासकर एक्सपोर्ट की हमने बात की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर किसी को इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशंस देने हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई आपको क्वेरी करनी हो तो उसका जो है उस पर वहाँ पे उसका कमेंट बॉक्स में उसका सल्यूशन किया जाएगा। और जैसा कि हम सब लोग जान ही रहे हैं कि अभी हमारे लिए बहुत हार्ड ये हमारा टाइम है चल रहा है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अपने पढ़े लिखे होने के बुनियाद पे, एजुकेशन के बुनियाद पे हमको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, खुद भी घर में रहना है और लोगों से भी कहना है कि वो घर में रहें। थोड़ा सा अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी कोशिशों से जो है फिर आगे चल के हमारा जो भविष्य जो है, हमारा फ्यूचर सुनहरा होगा। तो आई होप सो अब अगली वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।